हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम वर्चुअल क्लासेस। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। वो ये कि जो एग्जॉस्ट गैसेस होता है वो अगर ज़्यादा डेंस होता है तो वो ऊपर क्यों जाता है। तो उसमें आप देखेंगे कि जब वो चिमनी से बाहर निकलता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो गैसेस होता है उसका उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्का होता है। तो हल्का होने की वजह से वो क्या काम करता है कि हेवी पार्टिकल्स को ऊपर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है फिर उसके बाद सेटल डाउन करने लगता है। फिर आप देखेंगे कि चिमनी के आसपास वाले एरिया में डस्ट पार्टिकल कलेक्ट रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि अब हमने ये तो देख लिया कि भाई 3 टाइप के स्टेट में हो सकते हैं मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब क्या ये जो स्टेट हैं वो आपस में चेंज हो सकते हैं या फिर मैटर का जो स्टेट है वो स्पेसिफिक है किसी टाइप के मैटर के लिए। तो फिलहाल हम लोगों ने जो पढ़ा है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, वो क्या काम करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने दूर हैं या कितने पास हैं, उसके बीच में मोशन कैसा हो रहा है, कितनी उसमें एनर्जी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमको समझना है कि क्या एक ही मैटर कई सारे स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब आइस भी आपने देखा हुआ है, वाटर तो पीते ही हैं, और जब उसको हम उबालते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट हम एक एक्टिविटी करते हैं कि जिससे हमें ये स्टेट जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का हमें थोड़ा डीप में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम क्या काम करेंगे कि एक स्टैंड ले लेंगे, यहाँ पे जो स्टैंड ले लेंगे, उसमें थर्मोमीटर लगा देंगे और एक बीकर में हम आइस के पार्टिकल्स इसमें रख लेंगे। आइस के पार्टिकल जो होते हैं वो 0 डिग्री पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस का जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मली क्या होता है कि 0 से कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थर्मोमीटर लगा लिया और ग्लास का स्टरर से हम इसको क्या स्टरिंग करेंगे और साथ साथ में इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो हर टाइम पे जो थर्मोमीटर है वो आपका टेम्परेचर बताता रहेगा। तो आप देखेंगे होगा क्या कि जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। अगर हम टाइम इस एक्सिस पे प्लॉट करें और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे प्लॉट करें, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब हीटिंग हम करते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हो सकता है यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस रहा हो इनिशियली गैस इसका आइस का टेम्परेचर। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, तो ये हम यहाँ पे केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में ही दिखा रहे हैं। तो जस्ट हम इसमें यहाँ पे जस्ट आपको बताना चाहेंगे कि डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देते हैं। 273 याद रखिए। तो एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है कि फिर हम थोड़ी देर तक हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, सेम बना रहता है। हम हीट करते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर उसका सेम बना रहता है। और थोड़ी देर बाद वो क्या होता है कि जो आइस रहता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है।
फर्दर अगर हम हीटिंग करना शुरू करते हैं, हीटिंग करते रहते हैं तो क्या होता है, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके फिर से वो कांस्टेंट बन जाता है। और हम हीटिंग करते रहते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसके बाद वो क्या काम करता है कि वो फिर बढ़ना शुरू होता है और इस समय तक वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपका वाटर है, यहाँ तक आपका ये वाला जो रीजन है वो आइस का है और इसको हम वाटर वेपर कहते हैं, वाटर वेपर। तो ठीक है, अभी गैस रहने देते हैं या फिर वेपर कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशंस जो है वो ये है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है कोई भी मैटर, तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी दो डेफिनेशन मिल गया। मेल्टिंग टेम्परेचर जिसपे वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी सेम चीज़ को हम दूसरे एक प्लॉट पे देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम एक उस पर इंथैल्पी ले लें, डेल्टा एच। इंथैल्पी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी है, जितना हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ड्यू टू हीटिंग। और यहाँ पे टेम्परेचर ही प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, पहले जैसे जैसे हम एनर्जी उसमें इनपुट कर रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट पे, लेकिन ये एनर्जी जो है हम इनपुट करते जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये लिक्विड से गैस में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है और एनर्जी भी बढ़ रहा है। फर्दर सेम प्रोसेस उस टाइम पे भी हुआ, किस टाइम पे, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ। तो क्या हुआ, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बना रह गया लेकिन एनर्जी बढ़ता रहा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस रहता है उसमें जितना एनर्जी रहता है और जो लिक्विड होता है उसमें जितना एनर्जी रहता है, तो उन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो ये डेल्टा H1 अगर कर दीजिए और इस वाले को डेल्टा H2 कर दें तो डेल्टा H2 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा H1। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी सॉलिड के मतलब आइस के एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो अब सेम टेम्परेचर पे रह गया तो ये बीच वाला जो एनर्जी है वो कहाँ गया, तो वो एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो इसको लेटेंट एनर्जी कहते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसके मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो बीच का जो एनर्जी जो हम जिससे हमारा टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन विल बी नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ वाला जो हीट जिसमें
लिक्विड भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और गैस भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस बीच में जो एनर्जी कंज्यूम हो गया इसको हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स वेपोराइजेशन टेम्परेचर। ओके, तो वेपोराइजेशन टेम्परेचर पे 1 kg वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। अभी हमने ये तो कोरिलेशन इसका समझ लिया कि जो इसको एक्चुअली इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, तो T जो होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है। तो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर, वाटर का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या 0 + 273 विल बी 273। ठीक है, और जो वेपोराइजेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज होता है, तो 100 + 273 विल बी 373 केल्विन। इसको केल्विन में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक यूनिट और समझ लिया है। डिग्री सेल्सियस में तो हम टेम्परेचर को मेज़र करते ही थे, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं, इसमें हम डिग्री नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ लिया कि भाई कि हीट अगर हम यहाँ पे देते हैं, सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर गैस को कूल करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को कूल करें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बीच में कूल करने वाला जो है ये डेल्टा एस जो है वो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ वाला डेल्टा एस जो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। इसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो अपना सेंसिबल हीटिंग होता है। सेंसिबल हीटिंग मतलब हीट हम कर रहे हैं तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ लिया भाई कि मतलब जो ये कन्वर्ट होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। पर क्या ऐसा भी होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे आप इसमें कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड अगर लेंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मैटर जो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, उसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। अगर इसको हमें समझना है तो कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये भी समझा था कि जो स्टेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एटम के पोजीशन पे, उसके काइनेटिक एनर्जी पे। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहता है। बढ़ने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि सॉलिड का जो इसका पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, मतलब अपने बाउंड्री के अंदर में, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर इसको हम एनर्जी देते रहते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जब पार्टिकल एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अब तो गैस का अगर हमें इफेक्ट देखना है तो हम सेम तरीके से इसको भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मैटर के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, मतलब वो क्या है, वो गैस में है। अगर हम उसको कॉम्प्रेस करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस करें और उसको पास ले आएँ, तो वो हो सकता है कि इतना पास आ जाए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और फर्दर अगर हम उसको और कॉम्प्रेस करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है,
तो मतलब प्रेशर से भी क्या हो सकता है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जा सकता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल अगर आपको समझना है तो ये समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में रखा जाता है एट वेरी हाई प्रेशर, और जैसे ही वो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम इसको प्रोसेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये हम देख लेते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया इसको तो सब्लिमेशन कहेंगे, लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपोराइजेशन, एंड गैस से लिक्विड में कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, इसको याद रखना पड़ेगा कि क्या होने पे हम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा प्रेशर वाला जो है, इसको एग्जांपल के तौर पे अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सीएनजी होता है, सीएनजी हो या एलपीजी हो, ये सब क्या होता है कि मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस को हम लिक्विफाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से एक सिलेंडर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम समझ लेते हैं, उसको कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है। तो कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, तो हमने बोला कि केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो सेल्सियस क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273, तो आपका 300 जो हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना हुआ तो माइनस 273 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक चीज़ हो गया। और सिमिलरली आपका दूसरा वाला 573 माइनस 273, तो ये हो जाएगा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, 250, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पे ये क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये गैस स्टेज में रहेगा। और 100 पे क्या होगा, 100 पे क्या होगा, वाटर का स्टेट 100 पे कन्फ्यूजन है। 100 पे क्या हो सकता है कि वो वाटर में भी रह सकता है और वेपर में भी रह सकता है, मतलब लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना एनर्जी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब इनिशियली हम क्या काम करते हैं, सॉलिड को अगर हम एनर्जी देते रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बढ़ने की वजह से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें मूवमेंट शुरू होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से हम बोल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि एनर्जी तो हम बढ़ाते रहते हैं उसका, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए उतना टाइम लगता है, उतना एनर्जी लगता है। जब सप्लाइड एनर्जी उसके बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इसके लिए हमने दो तरीका समझा, एक तो टेम्परेचर को बहुत कम कर दो, एक या तो प्रेशर को बहुत बढ़ा दो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं अगर लिक्विफाई करना है। कितना टेम्परेचर कम करना है, कितना बढ़ाना है, दैट इज़ सेपरेट डिस्कशन, बट टेम्परेचर कम करके या प्रेशर बढ़ा के किया जा सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, थोड़ा टेम्परेचर कम कर दो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट
एक वीडियो लेक्चर में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और उसके बाद एक और वीडियो लेक्चर लेंगे जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, तो आप